हेलो नेक्स्ट टीचर। तो स्वागत है आपकी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम समझेंगे कोहलबर्ग और जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे सीधे अपनी क्लास पे ही आते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी बात करनी है तो आप इस नंबर पर आप 6398569851 पर मैसेज कर दीजिए। यूपी टेट जुलाई 2026। तो आपको हमारी टीम की तरफ से सारी डिटेल्स सेंड कर दी जाएंगी। चलिए तो फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे अपनी क्लास पर आते हैं, बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए। जीन पियाजे और कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए नैतिक विकास होता क्या, सबसे पहले तो ये समझिए, जब बच्चे को समाज के कुछ नियमों को परिचित कराया जाता है और कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि यह समाज में यह अपराध है, यह नैतिकता होती है, तो उन्हीं सारी चीज़ों को कहते हैं नैतिक विकास। जैसे कि परिभाषा क्या होती, नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे समाज के नियमों, न्याय और सहानुभूति को समझते हैं। अब यहाँ पर दो मनोवैज्ञानिक हैं, एक जीन पियाजे, दूसरे हैं कोहलबर्ग। इन दोनों ही लोगों ने अपने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को बताया है और उसके विभिन्न चरणों को हमें समझाया है। लेकिन पियाजे और कोहलबर्ग में एक डिफरेंस है। पियाजे का जो हमने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत समझा था, कौन सा सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उन्होंने उसी से जोड़कर इस नैतिक विकास को भी देखा है। अपने जो आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा पियाजे जी के बारे में कि पियाजे जो भी देखते हैं वह संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दृष्टि से ही देखते हैं। तो उन्होंने नैतिक विकास को किस बारे में देखा, संज्ञानात्मक विकास के आधारित है इनका। और कोहलबर्ग का है 3 स्तरों पर। कोहलबर्ग के कितने विकास के, नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं हैं। और यहाँ पर एक और मनोवैज्ञानिक हैं गिल्किन, जिनके बारे में भी पढ़ेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे। इन्होंने जिस प्रकार से जीन पियाजे से अलग हटकर कोहलबर्ग ने अपनी बातें कही हैं, वैसे ही कोहलबर्ग के में जो कमियां थी उनको हाईलाइट किया है किसने, गिल्किन ने। अब आते हैं पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले तो पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत किस पर आधारित है, जो को हमने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, संज्ञानात्मक आधारित है, कॉग्निटिव फाउंडेशन होता है। इसमें एज के अकॉर्डिंग बच्चे के जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास होता है वैसे वैसे उसका नैतिक डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, नैतिक विकास होता है। यह पियाजे का कहना है। पियाजे ने 1920 के दशक में बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन शुरू किया था। उनका मानना था कि जैसे जैसे बच्चों का दिमाग, देखिए उनका मानना क्या था, जैसे जैसे बच्चों का दिमाग यानी संज्ञानात्मक विकसित होता है वैसे वैसे नियमों और दंड को लेकर उनकी सोच बदलती रहती है। उनके यानी कि नैतिकता का सीधा सीधा संबंध उन्होंने किससे, उनके संज्ञानात्मक विकास से जोड़ा था। अगर आपसे क्वेश्चन यूपी टेट में पूछ दिया जाए ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता को संज्ञानात्मक विकास से या संज्ञान से जोड़कर देखा था, तो याद रखना उसको जीन पियाजे ही आंसर लगाएंगे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे नियमों को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। इसके प्रमुख 2 ही स्टेज बताई हैं। जैसे कि पहला, खेल के नियमों को भगवान द्वारा बनाया मानता है, अपरिवर्तनीय। जब भी याद रखिए, जब भी खेल के नियमों को अपरिवर्तनीय माना जाए कि यह इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह स्टेज 1 होती है। और दूसरा, जब बड़ा 5 साल से बड़ा होता है उसका संज्ञानात्मक विकास कुछ हो जाता है, वह 10-12 साल का बच्चा हो जाता है, तो वह जानता है कि क्या नियम आपसी सहमति से भी बदले जा सकते हैं। इस बात को हमें याद रखनी है। और यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से की पॉइंट्स जो हमारी क्लास के होते ही हैं, हर क्लास में आप लोग देखते ही होंगे। पियाजे के अनुसार नैतिक निर्णय बच्चे की आयु और समझ यानी संज्ञानात्मक परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। यानी आयु समझ पर आधारित किसके, बच्चे के निर्णय किसके आधार पर होते हैं, जीन पियाजे के आधार पर होते हैं। अच्छा, इनके स्टेजेस के बारे में जान लेते हैं। इनकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। पियाजे की पहली अवस्था होती है, यह 6 वर्ष से 7 वर्ष की आयु में होती है। कब की आयु होती है, 6 वर्ष से 7 वर्ष की आयु। यहाँ पर क्या होता है, नियम कठोर होते हैं और बाहरी अधिकार होता है। अब ये क्या होता है, इस अवस्था का क्या नाम होता है, विषम नैतिकता यानी हेटेरोनोमस मोरलिटी। अरे जिस नाम को बोलने में कठिनाई हो, यानी कि वहां पर नियम भी कठोर होंगे। मेरी बात आई समझ में। जिस अवस्था को, जिस नैतिकता को हमें बोलने में हेटेरोनोमो, पता नहीं क्या बोलना है इसको, तो वहां पर समझ लीजिए जब बोलने में कठिनाई है तो क्या होंगे, नियम भी कठोर होंगे। जैसे कि हेटेरोनोमस
मोरलिटी में क्या है, इसका अर्थ है विषम का अर्थ होता है बाहरी सत्ता या दूसरों के अधीन होना। अब बाहरी अधिकार का मतलब माता पिता के अधिकार के आधार पर, यानी बच्चे मानते हैं कि नियम अपरिवर्तनीय हैं और बड़ों के द्वारा बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए हैं? बड़ों के द्वारा बनाए गए हैं। और नियम कैसे हैं? कठोर हैं, अपरिवर्तनीय हैं। अब इसमें क्या काम करेंगे? इसका सीधा सीधा आसन्न न्याय होता है, तुरंत जस्टिस होती है कि गलत काम करोगे और तो उसकी सजा तुरंत मिलेगी। और माता पिता की जो भी बात है या शिक्षक की जो भी बात है, 6-7 वर्ष का आयु का बच्चा क्या कहता है कि वह पत्थर की लकीर है, वह बात बदल नहीं सकते। यानी कि प्याजे की फर्स्ट स्टेज 6 से 7 वर्ष की आयु वर्ष के बालकों के लिए है। और वहां पर कौन सा है? कौन सी? विषम नैतिकता, यानी कि हेटेरोनोमस मोरलिटी। हेटेरोनोमस का मतलब होता है यानी जिसको बोलने में हमें कठिनाई हो अवस्था, वह कठोर नियम की अवस्था है, जहां पर नियम कोई भी किसी भी प्रकार से बदले ना जा सके हैं। वह कौन सी अवस्था होती है? वह जीन पियाजे की पहली अवस्था होती है। और यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है? आसन्न न्याय। याद रखना है, आसन्न न्याय का मतलब है, यह कॉन्सेप्ट किसका है? पियाजे की विषम नैतिकता से जुड़ा हुआ है। आसन्न न्याय किससे जुड़ा हुआ है? पियाजे की विषम नैतिकता से जुड़ा हुआ है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। यानी गलत काम करोगे तो तुरंत की तुरंत सजा कहां मिलती है? यहां पर विषम नैतिकता में पियाजे की फर्स्ट स्टेज में मिलती है। और इसका उद्देश्य क्या रहता है? ये सजा इस बात पर निर्भर करती है कि नुकसान कितना हुआ, ना कि इरादा क्या था। यानी कि इसमें क्या हुआ कि सजा किस बात पर निर्भर करती है? इसमें इस बात पर निर्भर करती है कि नुकसान कितना हुआ। यानी कि बच्चे ने अगर पत्ते तोड़े हैं तो नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर बच्चे ने कोई महंगी वस्तु तोड़ दी है तो नुकसान ज्यादा हुआ है, यानी कि सजा ज्यादा मिलेगी। यानी कि नुकसान के परिप्रेक्ष्य में पहली स्टेज। अब दूसरी स्टेज के बारे में देखते हैं पियाजे की। यह है स्वायत्त नैतिकता, यानी ऑटोनोमस मोरलिटी। यानी कि ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त, यानी कि जब खुद से डिसीजन लेने लगे तो वह होती है कैसी? पियाजे की सेकेंड स्टेज, दूसरी अवस्था। और यह कब आएगी? अच्छा, बच्चे को समझ, उनके पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अवस्था का मूर्त विकास कब होता है? कब होता है? तो वह 10 वर्ष के बाद ही होता है। और यह 10 वर्ष की आयु का क्या रहता है? सहयोग, लचीलेपन, नियम और इरादे। इसमें कहां क्या क्या देखा जाता है? नहीं, तुम बात कर लो, कह दो क्लास। स्वायत्त यानी ऑटोनोमस, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है स्वयं के नियमों द्वारा संचालित, यानी कि इसके स्वायत्त यानी खुद के नियमों द्वारा क्या हो रहा है? संचालित हो रही है। क्या? नैतिकता। इसमें सहयोग की नैतिकता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सहयोग की नैतिकता। इसीलिए जब भी एक दूसरे के सहयोग की बात आए तो आपको पियाजे की सेकंड स्टेज याद रखनी है। कौन सी? स्वायत्त, यानी कि स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मतलब एक दूसरे का सहयोग। और यहाँ नियम बदले जा सकते हैं क्योंकि हम एक दूसरे के सहयोग से उन नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें क्या होते हैं? देखिए, पहली विषम नैतिकता में क्या होता था? विषम नैतिकता कठोर नियम होते थे। इसमें कैसे होते हैं? नियम लचीले होते हैं। दोनों स्टेजों को एक दूसरे से पकड़कर, एक दूसरे से समझकर सीखना है कि इसमें नियम सीधे विपरीत होते हैं, लचीले होते हैं। इसमें बच्चे समझते हैं कि नियम लोगों ने आपसी सहयोग के लिए बनाए हैं, यानी एक दूसरे के सहयोग के लिए नियम बनाए हैं। और नियम जरूरत पड़ने पर आपसी सहमति से बदले भी जा सकते हैं, संसद के कानून की तरह। जब आपके पास बहुमत होगा, जब ज्यादातर लोग यह मान लेंगे कि यह नियम सही नहीं है, तो इन नियमों को क्या भी किया जा सकता है डियर टीचर, नेक्स्ट टीचर्स, तो इन्हें बदला भी जा सकता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है, अब कार्य के इरादे देखे जाते हैं। कार्य कैसा है? इंटेंशन को देखा जाता है, केवल नुकसान को नहीं। यहां पर उस व्यक्ति का कार्य करने का इंटेंशन क्या थी, नुकसान नहीं देखा जाता, जबकि पहले में नुकसान देखा जाता है, इरादा नहीं। याद रखिए, पियाजे की जो 2 स्टेजें हैं, विषम नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता, दोनों में ही एक दूसरे के विपरीत है। तो जब समझ लीजिए, एक याद रखिए, एक में कठोर नियम होते हैं, बच्चों के इरादे नहीं, नुकसान देखे जाते हैं, तो याद रखना। फिर दूसरे में नियम कैसे होंगे? लचीले भी होंगे, और उसमें क्या देखा जाएगा? बच्चों के इरादे देखे जाएंगे, ना कि उसमें नुकसान। अब
क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चा 8 से 9 साल का हो, क्यों, यह तो 10 वर्ष से प्लस है, और वो 6-7 वर्ष के लिए पहली अवस्था फर्स्ट स्टेज कितने वर्ष आयु के बच्चों के लिए, 6 से 7 वर्ष के। अब अगर बच्चा 8 से 9 साल का हो तो वह कौन सा काल है, यह दोनों अवस्थाओं के बीच का संक्रमण यानी ट्रांजिशन फेज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ट्रांजिशन फेज। अब दोनों को ही अगर हमें एक ट्रिक के तरीके से याद रखना होगा तो फिर क्या रखेंगे, पियाजे इज इक्वल टू एच ए। एच ए कौन सा होता है, एच का मतलब समझा था हेटेरोनोमस मतलब हार्ड रूल्स, एच मतलब हार्ड रूल्स, और दूसरे ए का मतलब होता है एडजस्टेबल रूल, यानी कि यहां पर एडजस्ट किए जा सकते हैं। तो प्याजे को याद रखेंगे, प्याजे मतलब एच ए मतलब हार्ड, फर्स्ट स्टेज हार्ड होती है, सेकंड स्टेज कैसी होती है, एडजस्टेबल रूल्स होते हैं, क्योंकि यहां पर फ्लेक्सिबल नियम लचीले होते हैं, बदले भी जा सकते हैं। अब यूपी टेट में क्वेश्चन आपसे किस तरीके का पूछा जाएगा, यूपी टेट में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब इरादों को महत्व देना स्वायत्त नैतिकता अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है, यानी कि इरादों को महत्व कब दिया जाता है, प्याजे की किस स्टेज में इरादों को महत्व दिया जाता है, तो याद रखना यह ऑटोनोमस मोरलिटी यानी स्वायत्त नैतिकता में दिया जाता है। आई होप आप लोगों को प्याजे से रिलेटेड नैतिकता का संज्ञानात्मक विकास समझ आया होगा, जो संज्ञान से जोड़कर प्याजे ने नैतिकता का सिद्धांत दिया है वह समझ आया होगा। अब आते हैं कोहलवर्ग का सिद्धांत। कोहलवर्ग का सिद्धांत सिर्फ इतना याद रखेंगे, वह किस पर आधारित है, नैतिक दुविधा। कोहलवर्ग ने लड़कों पर अध्ययन किया, उन्हें एक पहले कहानी सुनाई, एक हेंज, उन्होंने कई सारी कहानियां सुनाई थी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय हुई वह हेंज की कहानी हुई है, और उन्होंने अलग अलग आयु वर्ग के लड़कों को, बच्चों को बुलाकर वह कहानी सुनाई और उनके अनुसार उनसे पूछा कि इसका क्या कारण रहा होगा, आप बताओ, आप उसकी जगह होते, हेंज की जगह होते तो क्या करते। अब हेंज की कहानी क्या थी, हेंज की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि एक हेंज नाम का व्यक्ति था, उसकी पत्नी बीमार थी और जो दवा उसकी पत्नी को चाहिए थी, कैंसर से पीड़ित थी, वह एक डॉक्टर ने बना ली थी। हेंज के पास उसको खरीदने के लिए जितने पैसे थे, डॉक्टर उससे दुगने पैसे मांग रहा था। अब हेंज को अपनी पत्नी को भी बचाना था, हेंज को अपनी पत्नी को भी बचाना था, लेकिन उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वह डॉक्टर से वह दवा खरीद सकता। तो उसने क्या किया, रात में जाकर वह दवा चुरा ली और अपनी पत्नी को बचा लिया। अब ऐसे ही क्वेश्चन अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों को दिए गए और उनसे अलग अलग स्टेजों का निर्माण किया किन्होंने, कोहलवर्ग ने। कोहलवर्ग ने उन्हीं 3 स्तरों को 6 स्टेजों में बांटा। इससे क्या आता, कोहलवर्ग का सिद्धांत नैतिक तर्क पर आधारित है, जबकि प्याजे का सिद्धांत किस पर आधारित है, प्याजे का सिद्धांत है संज्ञान पर आधारित, संज्ञान पर आधारित। अब पहला, सबसे पहले स्तर क्या है, पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल, पहले स्टेज। अब इसका स्वार्थ और परिणाम, इसका क्या रहता है, क्या स्वार्थ है और क्या परिणाम रहेगा। अच्छा, यह कितने वर्ष की आयु के बच्चों को कहानी सुनाई थी, यह कहानी सुनाई गई 4 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों को, क्योंकि जब तक बच्चा बोलना नहीं सीखेगा, कुछ कहना नहीं सीखेगा, तो अपनी बात रख कैसे पाएगा। इस बात को भी समझेंगे। कभी भी आपसे स्टेजेस पूछी जाए तो यह याद रखना कि बच्चा कितनी वर्ष के लगभग हो जाता है तो वह बोलने लगता है, समझने लगता है, बात को कहने लगता है। तो वह लगभग 4 वर्ष की आयु का बच्चा यह सारी बातें कहने लगता है। और यह लेवल के प्री कन्वेंशनल लेवल कितने वर्ष की आयु तक है, यह 4 से 10 वर्ष की आयु तक है। इस स्टेज पर बच्चा अपना कोई आंतरिक नैतिक मूल्य नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है, अपना कोई आंतरिक नैतिक मूल्य नहीं होता है। सही या गलत का फैसला सजा से बचने या अपना फायदा देखने के लिए किया जाता है। यानी कि इसमें क्या है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में सजा से बचने से या सिर्फ अपना फायदा, दो चीजें, एक तो सजा से बचने के लिए करेगा बच्चा नियम को फॉलो, या दूसरा किस लिए, अपना फायदा होगा तो हम नियम को मानेंगे। इसमें पहली क्या है अवस्था, पहली स्टेज की 2 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी, पहली अवस्था है दंड और आज्ञाकारिता, यानी कि जब उसे सजा मिलेगी तभी वह ओबीडियंस होगा, तभी वह मेरी आज्ञा को मानेगा। अब इसके लिए नियम क्या मानता है, इसलिए इस नियम के अनुसार इसलिए मानते हैं ताकि सजा ना मिले। क्या बच्चे इस नियम को कब मानते हैं,
क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्हें सजा न मिले हैं। अब इसका तर्क क्या था? हेंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी वरना पुलिस पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी। इसमें बच्चों का तर्क ये था। पहली स्टेज की पहली अवस्था क्या है? दंड और आज्ञाकारिता, यानी जब हमें दंड मिलेगा तभी हम आज्ञा का पालन करेंगे। और दूसरी अवस्था क्या होती है? साधन सापेक्षवादी या अहंकार, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, सापेक्षवादी। एक याद रखो, सापेक्ष, एक शब्द याद रखेंगे इसमें आप। कौन सा? सापेक्ष का। कौन सा याद रखेंगे? सापेक्ष। अब सापेक्ष का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई बात किसी ना किसी के सापेक्ष कही गई होगी। अरे सर ये तो बहुत ज्यादा कठिन होगा। तो आपको एक चीज याद है, याद हो या नहीं? आप लोग टीचर्स हैं और एक बहुत बड़ा फॉर्मूला आप लोग हमेशा कहते हैं, टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। सेकेंड अवस्था क्या कहती है? टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा, जैसा आप मुझसे व्यवहार करेंगे वैसा मैं आपसे करूंगा। अब तो बात समझ आई। सापेक्ष मतलब टिट फॉर टैट, सापेक्ष मतलब टिट फॉर टैट, यानी कि अपना लाभ देखेंगे। अगर तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ, अगर तुम मुझे यह चॉकलेट दोगे तो ही मैं तुम्हारा यह काम करूंगा, यानी मेरा क्या फायदा। जब भी आपको कोई अपने फायदे की बात कहे तो आप समझ लेना कोहलबर्ग की फर्स्ट स्टेज की सेकेंड अवस्था की बात हो रही है, साधन सापेक्षवादी। बात समझ आई? अब जैसे मान लीजिए टिट फॉर टैट या आदान प्रदान की अवस्था कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था है बताइए स्टेज की? तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, टिट फॉर टैट या आदान प्रदान, यानी कि तुम मुझे चॉकलेट दो तो मैं यह काम करूंगा, तुम मुझे यह चीज दो तो मैं ये करूंगा। जब भी यह कोई बात आ जाए तो याद रखना यह कोहलबर्ग के पहली स्टेज की दूसरी अवस्था है। अच्छा, पहली स्टेज का क्या नाम है? पहली स्टेज का नाम है प्री कन्वेंशनल, यानी कि क्या? पूर्व पारंपरिक स्तर। कौन सा? पूर्व पारंपरिक स्तर। अच्छा, पूर्व पारंपरिक स्तर हो गया, समझ में आ गया। तो अब पूर्व पारंपरिक के बाद कहां आएंगे? पूर्व के बाद पारंपरिक में आएंगे। पारंपरिक स्तर का मतलब कन्वेंशनल लेवल। अब इसमें देखिए पहली अवस्था हमारी कितनी थी? 4 से 10 वर्ष थी। अब दूसरी अवस्था हमारी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो यहां पर कितनी उम्र हो गई? 10 से 13 वर्ष के बच्चों से जब यही बात कही गई तो उन्होंने इसके क्या तर्क दिए और उन्होंने यह इस बात में कोहलबर्ग ने उसका क्या निष्कर्ष निकाला? इसमें तीसरी सेकंड स्तर की तीसरी अवस्था क्या है? अच्छा लड़की अच्छा लड़का, यानी गुड बॉय गुड गर्ल। अब यह कब बोलते हैं? टीचर्स बोलते हैं ना, यू आर ए गुड बॉय यू आर ए गुड गर्ल, यानी कि बच्चों को क्या करना है? अपनी तारीफ सुनना है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की कौन सी स्टेज है? सेकेंड स्टेज की तीसरी अवस्था नंबर तीसरी, और सेकेंड स्टेज नंबर सेकेंड है। सेकेंड स्टेज का क्या नाम है? कन्वेंशनल लेवल। अब इसमें क्या है? व्यवहार ऐसा जो दूसरों को खुश करे और दूसरों की नज़र में अच्छा बनना है, यानी कि दूसरों की नज़र में कैसा बनना है? हमें अच्छा बनना है। तो अच्छा बनना है तो क्या करना चाहिए? हमें अच्छे काम करने चाहिए और समाज की नज़र में अच्छा रहना चाहिए। और इसका तर्क क्या है? हेंज को चोरी करनी चाहिए क्योंकि वह एक अच्छा पति ऐसा ही करेगा। हेंज ने चोरी की तो अच्छा पति, अच्छा पति होगा तो वह अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? तो वही यहाँ पर इसका तर्क दिया बच्चों ने, और इसका तर्क को ही उन्होंने एक अवस्था बना दिया कोहलबर्ग ने कि एक यह होती है। दूसरी, इसके बाद चौथी अवस्था क्या बताई? कानून और व्यवस्था, यानी कि कानून सर्वोच्च है, नियम टूटने नहीं चाहिए थे वरना समाज बिखर जाएगा। अगर ऐसा सब लोग करने लगेंगे तो सब अपने पति पत्नी को बचाने लगेंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे? क्या खाएंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हेंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वह कानून के खिलाफ है। तो जब भी सेकेंड स्टेज, कौन सी स्टेज है? कन्वेंशनल स्टेज है। इसकी दो अवस्थाएं, हर स्टेज की दो अवस्थाएं। कितनी स्टेज हैं कोहलबर्ग के में? 3 स्टेज हैं। तो हर स्टेज की जब 2 अवस्थाएं हुई तो डियर नेक्स्ट टीचर्स कितनी अवस्थाएं हुई? 6 अवस्थाएं होगी। और हर स्टेज की 2 अवस्थाएं। तो पहली अवस्था कौन सी थी? जल्दी से बताइए। दंड और आज्ञा पालन। दूसरी सापेक्ष, यानी टिट फॉर टैट, जैसा आप मुझे अगर उससे कुछ फायदा होगा तो ही मैं वह काम करूंगा। चॉकलेट दोगे तो ये करूंगा, या तुम मुझे इस कार्य के बदले क्या मुझे फायदा हो रहा है। जब अपना फायदा देखा जाएगा तो वह सेकेंड लेवल होगा। तीसरी अवस्था क्या होती है? तीसरी अवस्था मुझे अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी कि जब मुझे तारीफ मिलेगी समाज की नज़र में अच्छा बनना, वो है तीसरी अवस्था। चौथी अवस्था कानून और व्यवस्था का भय, यानी कानून और व्यवस्था को देखकर हुए हमें चलेंगे। अब आते हैं हम हमारे, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है। रामू होमवर्क इसलिए करता है ताकि टीचर उसे वेरी गुड कहे। यह बताइए, आप कमेंट बॉक्स में यह बताइए, यह कोहलबर्ग की कौन सी स्टेज है?
और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो 6398569851 पर जरूर व्हाट्सएप करके जुलाई यूपी टेट 2026 लिख कर भेज दीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। तो हर स्टेज के कौन कौन से, हर स्टेज में दो दो पहलू हैं। ये फर्स्ट दंड आज्ञा पालन, दूसरे क्या आप मुझे जो भी जैसे भी काम करेंगे वैसा, यानी कि मुझे कुछ फ़ायदा चाहिए। क्या चाहिए? फ़ायदा। इसमें अगर गलत काम किया तो क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। और इसमें क्या? अच्छा लड़का, यानी कि कैसा होना चाहिए? तारीफ होनी चाहिए समाज की तरफ से। और यहाँ पर जब कानून की बात आ जाए तो यह होती है हमारी चौथी अवस्था। कौन सी? चौथी। अब आते हैं कोहलवर के तीसरे, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। देखिए तीनों ही स्टेजें आपको याद हो जानी चाहिए, अब तो याद हो ही गई होंगी। पहली प्री कन्वेंशनल, दूसरी कन्वेंशनल, तीसरी पोस्ट कन्वेंशनल। तो आपको याद कैसे रखना है? पीसीपी, यानी कि प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल लेवल तो सभी में कॉमन है, तो यह क्या याद रखेंगे? पीसीपी, यानी कि कोहलवर की पीसीपी। क्या? कोहलवर की पीसीपी। ओके। अब आते हैं, यह क्या है? अमूर्त सिद्धांत और मानवाधिकार। यह है 13 वर्ष से वयस्क तक की आयु के बच्चों के लिए होता है। नैतिकता अब समाज के नियमों से क्या है? परे है, व्यक्तिगत सिद्धांतों एवं मानवाधिकारों पर आधारित हो जाती है। एक उच्च स्तर है जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। एक बात याद रखना, कोहलवर के स्तर 3 तक, कोहलवर का कहना है यहाँ तक लोग बहुत कम पहुंच पाते हैं। जैसे पहली अवस्था सामाजिक अनुबंधन, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या कहते हैं? नियम समाज की ही भलाई के लिए हैं, यदि नियम नुकसान कर रहे हैं तो उन्हें बदला जा सकता है। जैसा कि कौन सी? प्याजे की सेकंड स्टेज में कहा गया था, ऑटोनोमस मोरालिटी में कहा था ना, नियम किस लिए हैं? हाँ, समाज के लोगों के द्वारा बनाए गए हैं और उन्हें क्या आपस में बदला भी जा सकता है। इसका तर्क क्या दिया बच्चों ने? इसका तर्क बच्चों ने दिया, कानून चोरी के खिलाफ है, लेकिन यहाँ किसी की जान बचाना कानून से ज्यादा जरूरी है। इस स्टेज पर क्या है? नियम किसके लिए है? नियम बने किसके लिए? समाज की भलाई के लिए ही है। और अगर कोई बात समाज को नुकसान पहुंचा रही है तो उस नियम को क्या किया जा सकता है? बदला भी जा सकता है। नेक्स्ट आती है अवस्था सार्वभौमिक सिद्धांत, यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। यह न्याय, समानता और जीवन की गरिमा सबसे ऊपर है। अंतरात्मा की आवाज, जहां पर भी अंतरात्मा की आवाज आती है वहां सार्वभौमिक सिद्धांत कोहलवर का लागू होता है। लेकिन कोहलवर का यह अनुसार स्टेज 6, यानी अवस्था 6, कौन सी? स्टेज 6, स्टेज 6 तक कितने? बहुत कम ही, यानी 2 से 3% लोग ही पहुंच पाते हैं। कितने परसेंट? स्टेज 6 तक सिर्फ 2 से 3% लोग ही पहुंच पाते हैं, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, जिन्होंने मानवाधिकारों के लिए कानून तोड़े। यानी ये अगर आपके लिए क्वेश्चन आ जाए महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला कोहलवर की किस स्टेज में बिलोंग करते, तो याद रखना उनका स्टेज 6 होगा, क्योंकि उन्होंने सारे नियमों को तोड़ा, लेकिन किसके लिए? मानवाधिकारों के लिए। मानवों को जो तकलीफ हो रही थी, मनुष्यों को जो तकलीफ हो रही थी, उस तकलीफों को दूर करने के लिए, क्योंकि वह सारे नियम किनके विरुद्ध थे? मनुष्य प्रजाति के ही विरुद्ध थे, मानवाधिकारों के, मानव के अधिकारों के ही विरुद्ध थे। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो, और फिर भी अगर आपको यह सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही होंगी तो आप आपके लिए लेकर आ गए हैं एक शानदार सी ट्रिक। इस ट्रिक को याद रखना, स्टेज और सारी चीजें आपको याद रहेंगी। कितनी स्टेज हैं? 3 स्टेज। कितनी अवस्थाएं हैं? 6 अवस्थाएं हैं। तो एक क्या आप सेंटेंस याद रख सकते हैं? दया, अच्छा कानून, समाज सार्वभौमिक है। बोलिए, दया, अच्छा कानून, समाज सार्वभौमिक है। क्या? सिर्फ हमें यह बोलना है, दया, अच्छा कानून, समाज सार्वभौमिक है। अब इसी में सारी स्टेज हैं, सारी चीजें आ गई। दया में पहली स्टेज आ गई, कौन सी? बताइए। पूर्व, पारंपरिक। फिर इसमें कौन सी? पहली दया मतलब दंड, यानी कि सजा के डर से, सजा के डर से नियम को मानना। दूसरी क्या है? दूसरी यांत्रिक सापेक्ष, यानी टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, यानी कि आप मेरा फायदा, क्या? फायदा। दूसरा इसका याद रखेंगे, जब फायदा होगा तो ही दूसरी स्टेज पर पहुंचेंगे। तीसरी
अब यह तीसरी चौथी किस में आते हैं? यह तीसरी चौथे में आते हैं पारंपरिक। आपको याद है ना, 3 स्टेज, स्टेज कितनी है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इनकी अवस्थाएं कितनी हैं? 6 अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं हैं। और तीनों स्टेजों को हम कैसे याद रखेंगे? PCP, प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल में कौन आएगा? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, यानी कि समाज की नजरों में अच्छा बनना, वह किस में आएगा? अच्छा लड़की, अच्छे लड़का। और कानून, कानून भी चौथे स्टेज पर आता है। और 5वें स्टेज पर कौन आता है? समाज आता है। और सार्वभौमिक यहाँ तक कितने % लोग पहुंच पाए हैं? सिर्फ 2 से 3%, जिनमें महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला का नाम आता है। तो आप याद रखेंगे कोहलवर की 6 स्टेजों को। दया, बताइए, दया, जल्दी से बोलो। दया, अच्छा कानून, समाज, सार्वभौमिक है। क्या है? दया, अच्छा कानून, समाज, सार्वभौमिक है। 4 बार इस सेंटेंस को याद रखो। तीनों स्टेज के साथ 6 की 6 अवस्थाएं आपको एक ही सेंटेंस में याद हो जाएंगी। अब तो ट्रिक बता दी, अब तो कमेंट करके कुछ अच्छा लिख दीजिए कि क्लास कैसी लग रही है आपको। अब एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं 3 स्तर और 6 अवस्थाओं को एक नज़र में। सबसे पहली अवस्था कौन सी है? पूर्व पारंपरिक, मतलब प्री कन्वेंशनल। मतलब परिणाम क्या है? या तो दंड से बचाव या अपने लाभ के लिए। दूसरा लेवल पारंपरिक यानी कन्वेंशनल, इसमें क्या? समाज यानी अच्छा दिखना और कानून मानना। तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें क्या होता है? संपूर्ण मानवता का फोकस होता है। इसमें मानवाधिकार और सार्वभौमिक सत्य माना जाता है। तो याद रखेंगे कौन सी ट्रिक? PCP, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। और दूसरा दया, अच्छा कानून, जल्दी से बताइए। दया, अच्छा समाज, क्या है? दया, अच्छा कानून, समाज, सार्वभौमिक है। अब आते हैं कोहलवर के सिद्धांत की आलोचना। कोहलवर के सिद्धांत की आलोचना किसने की? कैरोल गिलिगन का दृष्टिकोण। इस सिद्धांत की आलोचना इसलिए की क्योंकि गिलिगन ने एक नया दृष्टिकोण दिया, वह था नारीवादी दृष्टिकोण। इसमें क्योंकि कोहलवर्ग में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वह सब पुरुषों से पूछे गए थे, लड़कों से ही पूछे गए थे, और उन्हीं की पुरुषों की नैतिकता, न्याय, अधिकार और नियमों पर आधारित होती है। यानी ये सारी बातें जो थी वह किस पर आधारित थी? पुरुषों पर आधारित थी। इनमें महिलाओं को, स्त्रियों को कोई जगह नहीं मिली थी। इसीलिए गिलिगन ने एक दृष्टिकोण दिया, महिला दृष्टिकोण, जिसमें महिलाओं की नैतिकता, देखभाल, संबंध और जिम्मेदारी पर आधारित होती है। महिलाओं की नैतिकता किस पर आधारित होती है? महिलाओं की आधारित होती है नैतिकता, देखभाल, संबंध और जिम्मेदारी पर। और गिलिगन ने देखभाल की नैतिकता का नया सिद्धांत दिया, जहां दूसरों के प्रति समान सहानुभूति और पोषण महत्वपूर्ण होता है। यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कोहलवर के सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना क्या है? तो यह पुरुष केंद्रित था। क्या आंसर होगा इसका? यह मेल बाइज्ड था और महिलाओं की देखभाल दृष्टिकोण की अनदेखी करता था। यानी कि अगर कोहलवर के सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना आपसे पूछी जाए तो वह क्या रहेगी? वह सिर्फ यही रहेगी कि यह पुरुष सेंट्रिक था, मेल सेंट्रिक। दोनों ही हिंदी इंग्लिश चल रही हैं। कैरोल गिलिगन देखभाल की नैतिकता के कितने स्तर दिए इन्होंने 3 स्तर दिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनका इतना याद रखना क्योंकि इन्होंने महिलाओं की क्या नैतिकता और देखभाल को स्तरों में बांटा है। तो पहला स्तर इनका भी प्री कन्वेंशनल है, दूसरा कन्वेंशनल, तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल है। बस इनके सिर्फ 3 बातें याद रखेंगे कि पहला, यह व्यक्तिगत अस्तित्व, यानी महिलाएं क्या करती हैं? केवल खुद पर और अपने स्वार्थ पर ध्यान केंद्रित करना है। दूसरा, आत्म बलिदान, यानी खुद को कष्ट देकर दूसरों की देखभाल करना। जैसे एक माँ का स्वभाव होता है कि अपना नहीं, अपने बच्चे को पहले देखती है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है नंबर 1, इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा कि तीसरी स्टेज में गिलिगन ने किसको सर्वोपरि माना है? तो याद रखना 6वीं स्टेज में कोहलबर्ग ने किसको इंपॉर्टेंट माना है? कहाँ कितने लोग पहुंच पाते? 2 से 3%। कौन से? महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला जैसे लोग ही पहुंच पाते हैं। तो गिलिगन की अंतिम स्टेज याद रखना कि यहाँ पर सिर्फ अहिंसा का ही टॉप पर रखा गया है। किसको? अहिंसा। अहिंसा में क्या है? अहिंसा यह समझना कि दूसरों की देखभाल के साथ साथ स्वयं को भी चोट नहीं पहुंचानी है। अब आते हैं तुलनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं कोहलबर्ग और गिलिगन का, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। मेन फोकस इनका न्याय, अधिकार, नियम पर था। किसका? कोहलबर्ग का। और गिलिगन ने किस बात पर फोकस दिया? उन्होंने देखभाल, संबंध, जिम्मेदारी पर दिया। और इनका आधार क्या था? सार्वभौमिक
प्रिंसिपल्स यानी कि सारी दुनिया में कौन सा प्रिंसिपल ज़्यादा माना जाता, लेकिन गिलगन का सिद्धांत किस पर आधारित था, मानवीय संबंधों की जटिलता पर, और लिंग दृष्टिकोण के हिसाब से इनका कोहलबर्ग का पुरुष केंद्रित था और स्त्री केंद्रित था गिलगन का। और अंतिम लक्ष्य इनका क्या था, अंतिम लक्ष्य इनका न्याय, निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए, और जबकि इनका अंतिम लक्ष्य क्या था, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब एक बार क्विक रिवीजन, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा प्याजे के बारे में। प्याजे ने कौन कौन सी, प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, संज्ञान पर आधारित है। इसमें कितने नियम होते हैं, 2 स्टेज होती हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, कठोर नियम होते हैं, सेकंड स्टेज में लचीले नियम होते हैं, यानी कि हार्ड रूल्स और एडजस्टेबल रूल्स। अब आते हैं कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत, इसको कितने भागों में बांटा, 1 2 3, सॉरी, इसको कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। और इनका क्या सबसे पहले था, इनका तर्क क्या था, रीजनिंग आधारित, यानी कि तर्क आधारित इनका था। और इनके 3 स्टेज थी, कितने स्टेज थी, 3। पूर्व पारंपरिक, इसमें क्या होता था, पहले में दंड यानी कि कोई ना कोई सजा मिलेगी अगर आप काम नहीं करेंगे। दूसरा मेरा क्या लाभ, यानी कि मेरा क्या फायदा। तीसरे क्या थी, पारंपरिक, इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की और कानून का डर होता है। तीसरी स्टेज क्या होती है, उत्तर पारंपरिक, अनुबंधन और सार्वभौमिक, यानी समाज में क्या चल रहा है और सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या है। अब आते हैं गिलगन पर। गिलगन की क्या आधारित थी, इनकी आलोचना थी कोहलबर्ग की पुरुषवादी सोच के लिए, और इनके आधारित किस पर था, देखभाल की नैतिकता, और अंतिम लक्ष्य क्या था, अहिंसा। आई होप आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।